नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। थीम 6 में आपका दोबारा से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एस.के. धार कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी करा था और हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि कमीशन ने किस बेसिस पे क्या रिपोर्ट दी और उसके रिकमेंडेशंस को क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया। हमने ये फिर जानने की कोशिश करी कि हमें एक प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठानी है, और कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वो गलत नहीं थी। उसने अपने उस प्रेजेंट सिनेरियो की जो सिचुएशन थी उसको समझते हुए, ध्यान में रखते हुए एक तरीके से रिकमेंडेशंस दी थी। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या उसकी रिकमेंडेशन सोसाइटी में एक्सेप्ट हुई। गवर्नमेंट उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे दोस्तों, वो गवर्नमेंट का अपना कन्वीनियंस होता है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि सोसाइटी किस तरीके से उन रिकमेंडेशंस को परसीव कर रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं हो पाई, और सोसाइटी में एक तरीके से ये बात बार बार जो आई वो ये थी कि एस.के. धार कमीशन स्पेसिफिकली इन साउथ इंडियन स्टेट्स ये बोला गया कि इट हैज़ नॉट डन जस्टिस, और उसने हमारी डिमांड्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, एक तरीके से राइट अप्रोच नहीं दी। अब इस नज़रिए में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न थी इस बात को लेके कि किसी भी तरीके से हमें कोई सेसेशनिज़म की टेंडेंसी को प्रमोट नहीं करना है। गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ को लेके कंसर्न थी कि हम किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहते कि कोई एडवर्सरी हमारा उस समय जो है इंडिया की वोलेटाइल और वल्नरेबल स्थिति को एक तरीके से मिसयूज़ कर पाए। तो जून में एक तरीके से एस.के. धार की कमीशन की रिपोर्ट थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, लोग एक तरीके से खुश नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ने खुद प्रोएक्टिवली एक तरीके से दिसंबर में उसी सेम ईयर में 1948 में फिर से एक नया कमीशन बिठाया, और इस टाइम पे वो कमीशन था जो उसका नाम आया JVP कमेटी करके। अब JVP कमेटी जो थी, इस कमेटी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या था? इस कमेटी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये था कि ये फिर वही चीज़ को स्टडी करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि भाई जो धार कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कोई बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन अब हमारे को यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि एक तरीके से JVP कमेटी बिठाई इसलिए भी गई क्योंकि लिंग्विस्टिकली अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो रीजन था, तेलंगाना रीजन जो था, उसमें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए थे। और प्रोटेस्ट ये होने लग गए थे कि जो आंध्र स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पे एक तरीके से पोतु श्रीमालू जो थे वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक फास्ट पे भी बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, और उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा था क्योंकि लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। और एक तरीके से जब कहीं ना कहीं उनके फास्ट और हंगर स्ट्राइक के कारण एक तरीके से जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के बाद गवर्नमेंट समझ जाती है कि सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने फिर से एक तरीके से पूरी एस.के. धार कमीशन की रिपोर्ट को फिर से स्टडी किया। अब देखिए, जब हम JVP कमेटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भाई JVP कमेटी जो है उसने पोती श्रीमालू का जो फास्ट था उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद एक तरीके से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सेप्शनल केस बनाते हुए एक्सेप्ट करके बोला कि ठीक है, जो आंध्रा स्पीकिंग वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से जा सकते हैं, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस बना सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो आंध्रा स्पीकिंग वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो मद्रास सिटी के ऊपर वो लोग क्लेम कर रहे थे वो अपना क्लेम छोड़ दें। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये पॉइंट तो एक है जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा एक बार और। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि पूरी JVP कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के ओवरऑल रिकमेंडेशंस क्या थे। दोस्तों अगर आप ध्यान से समझो तो JVP कमेटी जब बैठी तो नो डाउट उसके ऊपर सबसे पहला प्रेशर क्या था? सबसे पहला प्रेशर JVP कमेटी पे था कि लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था एस.के. धार की रिपोर्ट को लेके। दूसरा सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि पोती श्रीमालू का जो फास्ट एंड डेथ हुआ, दैट एक्टेड एज अ बिग प्रेशर। थर्ड कि भाई आंध्र प्रदेश में सिचुएशन बड़ी वोलेटाइल थी तो गवर्नमेंट को लग रहा था कि स्थिति हाथ से ख़राब ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस ना हो। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई नहीं, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सेप्शन अगर टेम्पररीली अभी दे देते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम देखते हैं कि JVP कमेटी जब बैठी तो JVP कमेटी ने इन चैलेंजेस को तो एड्रेस किया ही किया, एस.के. धार कमीशन की रिपोर्ट को रिकन्सिडर तो किया ही किया। पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि JVP कमेटी ने अपना एक थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट दिया जैसे एस.के. धार कमेटी ने दिया था, जो हमने पिछले वीडियो में समझा।
जेवीपी कमेटी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। जेवीपी कमेटी ने ये बात बोली कि देखिए, आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर स्टेट को क्रिएट करना हो तो उस स्टेट को क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि स्टेट की एक तरीके से क्रिएशन के बाद नेशन की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ आएगा। एसके धार कमीशन ने भी यही बात बोली थी, जेवीपी कमेटी भी यही बात बोल रही है। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए रिपीट करके बोल रहा हूँ बिकॉज ये पॉइंट्स जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए। बिकॉज कभी भी जब आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, 2 साल बाद दोगे, 1 साल बाद दोगे, आपके इस पीरियड के दौरान अगर कोई न्यू स्टेट का डिमांड आता है क्रिएशन का, तो आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट अगर नया स्टेट क्रिएट कभी करने की थिंकिंग भी लाती है तो उसके पीछे उसकी फ़िलॉसफी क्या रहती है। अगर आप वो फ़िलॉसफी पकड़ लोगे तो कल को कोई भी ईयर में आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप वो आंसर इस फ़िलॉसफी के बेसिस पे अच्छे से लिख सकते हो। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एसके धार कमीशन ने भी यही बात बोली, जेवीपी कमेटी ने भी यही बात बोली। क्या बोला कि भाई कोई भी न्यू स्टेट का क्रिएशन जो है उसके क्रिएट करने के बाद नेशन की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो, ये पैरामीटर दिमाग में रखना ज़रूरी है। यानी कि व्हाट इज़ पैरामाउंट, द पैरामाउंट अगेन हियर पॉइंट इज कि वाइल वी डू गिव प्रीसिडेंस एंड इम्पोर्टेंस टू दी aspirations of the people, but these aspirations of the people should not come at the cost of national interest। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों, उसको याद करके समझो। गवर्नमेंट इज़ नॉट एंटी क्रिएशन ऑफ मोर स्टेट्स, बट गवर्नमेंट इज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट वन थिंग, कि अपने को वही स्टेट क्रिएट करने हैं कि जिनके क्रिएशन से नेशन की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो। और ये बड़ा सब्जेक्टिव है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई कैसे होगा ये, क्योंकि ये केस बाय केस वेरी करेगा। अब बुंदेलखंड के रीजन को क्रिएट करने से नेशन की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी या नहीं होगी, इसको समझने के लिए गवर्नमेंट को एक स्टडी कन्वे करनी पड़ेगी। स्टडी कन्वीन करेगी, स्टडी को एनालाइज करेगी, फिर उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर हम जेन्युइनली देखें तो बुंदेलखंड के रीजन में आज की डेट में जो ग्रीवेंसेज हैं वो मोस्टली इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया है वो। तो वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का लाना इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट रादर देन क्रिएटिंग दैट सेपरेट रीजन। गवर्नमेंट ये बोलती है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टडी ये कहती है। पर यहाँ पर अब आप समझिए, मैंने आपको एसके धार कमीशन के टाइम पे एक पॉइंट बताया था कि सिसेशनिज्म नहीं होनी चाहिए, और वही सिसेशनिज्म को गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जेवीपी कमेटी के तहत वो रिपीट करके वही पॉइंट आपके सामने ला रही है, ये बोल के कि देखिए हमारे को ये इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी इंडिया की पैरामाउंट रहे। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या बोली जेवीपी कमेटी ने, उसने ये बोला कि भाई नया स्टेट क्रिएट कर भी दें तो नए स्टेट को क्रिएट करने के बाद नेशन की यूनिटी स्ट्रेंथन हो, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो। और अगर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सी बात है कि नेशन की यूनिटी भी स्ट्रेंथन होगी। तो आप समझिए दोस्तों, लुक एट द थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, द गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बट देर इज अ फिलोसफी दैट वी अडॉप्ट, देर इज अ थॉट प्रोसेस दैट वी अडॉप्ट इफ देर इज अ डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सी एवरीबडी विल वॉन्ट अ न्यू स्टेट। आपको ये चीज़ समझनी है यार कि एक इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री में क्या होता है ना कि हर बंदा अपना नैरो इंटरेस्ट देखता है, नेशनल इंटरेस्ट कोई नहीं देखता। क्योंकि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी का भी चैलेंज है कि डाइवर्सिटी में एक नेशनल थिंकिंग इमर्ज करना बड़ा मुश्किल है। अब नेशनल थिंकिंग जो होती है ना वो बॉटम अप इमर्ज होगी, टॉप डाउन कभी नहीं होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में जब तक लोगों के अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि भाई हमारे लिए तिरंगा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें रिगार्ड देना है, रिस्पेक्ट देना है, तब तक तिरंगा हर घर के बाहर 365 दिन नहीं लगा रहेगा। लेकिन एक दिन तिरंगा लगा देना, उसके बाद उसके फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देना, ये टॉप डाउन अप्रोच है। गवर्नमेंट को फोकस करना है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि भाई लोगों के दिल में ये प्यार जगाओ कि तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त को नहीं लगाना, 365 दिन आपके घर में तिरंगा लगना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू नेशनलिज्म।
तो यहाँ पर समझिए कि national unity is of primary importance. And how will the national unity become of primary importance? Only when government said कि we create a state which strengthens the national security, brings about national unity. And obviously JVP कमेटी ने फिर ये बात बोली कि जब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे फोकस नहीं किया जाएगा तब तक नया स्टेट का क्रिएशन बेकार है। देखो, आपने एक कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा कि एसके धार कमीशन हो या जेवीपी कमेटी हो, दोनों ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे बड़ा ध्यान दिया। और मैं आपको ये फिर पॉइंट बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसलिए मैटर करती है दोस्तों, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप एक रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन वो रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल करना एक बात है, उसको सस्टेन करना दूसरी बात है। हमें यहाँ पर सिर्फ ड्रीम फुलफिल नहीं करना है, ड्रीम को सस्टेन भी करना है। अब लोगों का ड्रीम है कि भाई हमारे को एक अपना स्टेट चाहिए, मिलेगा, पर वो स्टेट आपको मिलने का फ़ायदा तब है दोस्तों कि जब आप उस स्टेट को मिलने के बाद फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उसको सस्टेन कर पाओ यार लॉन्ग रन में। तो ये चीज़ जो बार बार बोली गई, तो ये कॉमन फिलॉसफी को समझो, क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आने वाले साल 2 साल 3 साल में हर साल ही कोई ना कोई डिमांड ऑफ न्यू स्टेट आता रहता है। योर थिंकिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी वेरी क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए कि यार गवर्नमेंट अगर नया स्टेट क्रिएट कर रही है तो वो किस बेसिस पे कर रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। अब जब ये एक तरीके से जेवीपी कमेटी आई, उसने अपना एक थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट दिया और एक एक्सेप्शन आंध्र प्रदेश के केस में क्रिएट किया। आंध्र प्रदेश के केस में एक्सेप्शन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो स्पीकर्स थे वो बोल रहे थे एक तरीके से कि भाई हमारी तेलुगु लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज अलग है। तमिलियंस जो थे वो बोल रहे थे कि हमारा कल्चर तेलुगु कल्चर से अलग है, विच इज़ द ट्रूथ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पूरा जो ये रीजन था तेलुगु स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग, अभी तक ये गवर्न मद्रास से हो रहा था ब्रिटिश के दौरान। अब हुआ ये कि क्लैश यहाँ पर तेलुगु स्पीकर्स में और तमिल स्पीकर्स में हो गया। तेलुगु स्पीकर्स बोले कि भाई सिटी ऑफ मद्रास का क्लेम हमारा है, तमिल स्पीकर्स बोले कि यार देखो मद्रास हैज़ बीन एंशिएंट टाइम से तमिलियन सिटी ओनली। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो भाई तेलुगु स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स का कल्चर अलग है, ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो तमिलियंस कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से कहीं ना कहीं मद्रास सिटी एंशिएंट टाइम से तमिल कल्चर से जुड़ी है, इस चीज़ का भी रिगार्ड करना पड़ेगा। तो हमने तेलुगु स्पीकर्स को एक बात बोली, हमने कहा कि देखो आपका स्टेट हम क्रिएट कर देते हैं, हम आपको एक सेपरेट रीजन दे देते हैं, आप लोग इकोनॉमिकली वाइबल भी हो, आपको सेपरेट रीजन देने से आपका लिंग्विस्टिक डिमांड भी पूरा हो जाता है, आपको कल्चर भी प्रोटेक्ट करने को मिल जाता है, लेकिन you have to give up the claim over the city of Madras because city of Madras can only be with the Tamilians। आप सिटी ऑफ मद्रास तेलुगु स्पीकर्स को नहीं दे पाएंगे। आप नया कैपिटल बना लीजिए, आप वो रीजन में कैपिटल बना लीजिए जहाँ पर आपके कल्चर का प्रोपोगेशन रहा है। तो तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी बड़ी प्रेगमेटिक कम्युनिटी है इंडिया में, एंड तेलुगु स्पीकर्स जितने भी हैं थॉट प्रोवोकिंग सोचने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी ये बात समझी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम लोग रेडी हैं, आप हमारे लैंग्वेज को कल्चर को रिस्पेक्ट करके हमारा एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस बना दो, वी विल गिव अप ऑन द क्लेम ऑफ द सिटी ऑफ मद्रास। कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला बैठ गया, जेवीपी कमेटी ने एक्सेप्शन बना दिया और इस कमेटी के एक्सेप्शन से आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया, केम अप एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम फिर वही हुई कि आपने एक एक्सेप्शन तो क्रिएट कर दिया, पर यहाँ पर वो एक एक्सेप्शन को देख के अब दूसरे लोग उत्तेजित हो गए। क्योंकि ये होता है ना कि भाई आप एक बंदे के यूट्यूब के कमेंट पे रिप्लाई कर दो तो फिर हर एक बंदा वो क्वेश्चन पूछने लग जाता है। यहाँ पर भी वही बलात हुए। तो भाई गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि जब उसके बाद और बहुत सारे डिमांड आने लग गए, तो गवर्नमेंट ने फिर एक 1953 में, कुछ समय बाद 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 इंपॉर्टेंट लोग थे। इसमें एक मेंबर थे फजल अली, दूसरे मेंबर थे KM पानीकर और तीसरे मेंबर थे HN कुंजरू। तो कुंजरू, पानीकर और एक तरीके से फजल अली 3 लोग थे।
इनको एक सिंपल सी बात ये बोली गई कि ये बात करें, स्टडी करें इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, और इनको ये मैंडेट दिया गया कि दे शुड स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन अ मैनर कि जिससे वेलफेयर हर एक स्टेट का प्रमोट हो और नेशन का प्रमोट हो। दोस्तों आप ध्यान से समझो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का मैंडेट क्या था? मैंडेट था कि आप पूरे इंडिया में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, डिस्पैशनेट तरीके से, ऑब्जेक्टिवली एंड डिस्पैशनेटली स्टडी द क्वेश्चन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। बट व्हेन यू स्टडी दैट, ensure that your study captures the thought कि किस तरीके से एक एक स्टेट का और नेशन का वेलफेयर हो। अगर आप ध्यान से यहाँ पर समझ रहे हो तो एसके धार कमीशन और जेवीपी कमेटी का जो फिलॉसफी अभी मैंने आपको बताई वो सेम थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यही चीज़ हुई कि इस कमीशन को, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 में एक मैंडेट दिया। बड़ा मैंडेट था, डीप मैंडेट था। कमीशन अच्छे से काम करी। 1955 में 2 साल बाद रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में इसने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। पहली चीज़ इसने ये बोली कि भाई लिंग्विस्टिक केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसका मानना ये था कमीशन का कि अगर स्टेट का और यूनियन का पूरा हमें वेलफेयर देखना है तो वेलफेयर इसी में है कि लिंग्विस्टिक बेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर इसने एक चीज़ ये बोली कि लिंग्विस्टिक बेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया को अब आप एक लिंग्विस्टिकली मैप बना के डिवाइड कर दो। इसने फैक्टर्स दिए कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट तभी किया जाए जब ये फैक्टर्स फुलफिल हों। फैक्टर क्या थे? पहला फैक्टर ये था कि भाई प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब आप देखो, एसके धार, जेवीपी कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, मैं आपको एक थ्रेड दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप वो थ्रेड पकड़ो। पॉलिटी में भी ना यार, ये जो चैप्टर होता है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला, आपकी जो लोकप्रिय किताब आप लोग पढ़ते हो उसमें बस आप रट लेते हो इसको। इसीलिए फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो प्रीलिम में भी गलत करके आते हो, बिकॉज यू आर नॉट कैप्चरिंग द थॉट, यू आर नॉट कैप्चरिंग द फिलोसफी। तो अंडरस्टैंड दिस। उसने फिर यही बात बोली कि भैया लिंग्विस्टिक प्रोविंस क्रिएट तभी किया जाए अगर लिंग्विस्टिक प्रोविंस के क्रिएट करने से नेशन की पूरी यूनिटी और सिक्योरिटी प्रिजर्व भी हो रही है और स्ट्रेंथन हो रही है। प्रिजर्व होना, ऐसे स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट कर देना जिसकी वजह से नेशन की सिक्योरिटी प्रिजर्व ही ना हो पाए, डिस्टर्ब हो जाए, नहीं करेंगे। ऐसी स्टेट को क्रिएट कर देना जिसकी वजह से नेशन की यूनिटी और सिक्योरिटी प्रिजर्व होने के बाद स्ट्रेंथन ना हो पाए, नहीं क्रिएट करेंगे। दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए, प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन। प्रिजर्व मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है वो मेंटेन होना चाहिए, एंड स्ट्रेंथन मीन्स कि उससे एक लेवल ऊपर जाना चाहिए। कि भाई अगर आपको प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन को समझना है तो आप ये लगा लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स दिया तो आपके प्रीलिम्स में जीएस में 30 नंबर आए और दूसरे अटेम्प्ट में आपके जीएस में 50 नंबर आए। तो प्रिजर्व भी हुआ, स्ट्रेंथन भी हुआ। वो अलग बात है कि आप फेल दोनों अटेम्प्ट में हुए, लेकिन आपका इंप्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर ये कमेंट बोल रही। दूसरा पॉइंट, उसने कहा कि भाई लिंग्विस्टिक प्रोविंस क्रिएट तब करो जब लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी है, हेट्रोजिनिटी नहीं, होमोजिनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोजिनिटी। कि भाई एक एरिया में, एक रीजन में अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीकर ज़्यादा हैं और वो इतने ज़्यादा हैं कि वो एक होमोजिनस ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कि आंध्रा के केस में हुआ था, जो जेवीपी कमेटी ने बोला। आंध्रा के केस में तेलुगु स्पीकर्स एंड तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन एकजुट हो गई, वो चीज़ थी। तो वहाँ पर क्या बोला गया कि भाई कोई भी लिंग्विस्टिक प्रोविंस क्रिएट करने से पहले ये देखो
कि वहाँ पर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी भी है या नहीं है, वो होना ज़रूरी है। तीसरा, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली वो वायबल होना चाहिए। ये पॉइंट मैं काफ़ी देर से चर्चा कर चुका हूँ तो दोबारा एलैबोरेट नहीं करूँगा। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल। और चौथा एक क्राइटेरिया उसने ये दिया कि भाई जो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रमोशन अगर हम करते हैं किसी स्टेट की, तो वहाँ पर वेलफेयर करना है हमें सिर्फ लिंग्विस्टिकली होमोजिनस ग्रुप्स का नहीं, बल्कि उन ग्रुप्स का भी जो वो लिंग्विस्टिकली होमोजिनस और कल्चरली होमोजिनस नहीं है। समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। कोई भी ऐसा रीजन आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पर 100% पॉपुलेशन लिंग्विस्टिकली सेम हो। भाई फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में आप एक तरीके से आंध्र प्रदेश भी देखते हो, ये कहना गलत नहीं है आंध्र प्रदेश में कि भाई मेजॉरिटी पीपल्स लिविंग इन आंध्र प्रदेश आर तेलुगु स्पीकर्स, बट मेजॉरिटी डजंट मीन ऑल। वहाँ पे यार हिंदी स्पीकर्स भी हैं, वहाँ पे और भी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं। तो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि आपको ये इंश्योर करना है कि भाई जो मेजॉरिटी है लिंग्विस्टिकली और कल्चरली सिमिलर वाली, उसके तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने ही है, पर उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के टाइम पे ये ना हो कि जो वो एक छोटी सी माइनॉरिटी बच जाती है आप उसको निगलेक्ट कर दो। क्योंकि भूलना मत, अगर वो छोटी सी माइनॉरिटी के लिंग्विस्टिक और कल्चरल इंटरेस्ट निगलेक्ट हुए, सेसेशनिज्म होगा, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन नहीं होगी, यूनिटी स्ट्रेंथन नहीं होगी, प्रिजर्व नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि गवर्नमेंट पहले दिन से ये बात बोल रही है कि भाई हम लोग नए स्टेट को क्रिएट करने के लिए मना नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखो दोस्तों कि आगे जाके सब्सिक्वेंटली जब हम लोग देखते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ का क्रिएशन हो रहा है, उत्तराखंड का क्रिएशन हो रहा है, इन सारे स्टेट्स में हम लोग एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि जब ये स्टेट्स क्रिएट हुए तो कोई बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज इमर्ज करके नहीं आया, क्योंकि स्पीकर्स का इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल वाइबिलिटी, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये सारे फैक्टर्स अचीव हुए। इसीलिए बड़ी यूनिक चीज़ है कि जब जब हमने नए स्टेट क्रिएट करे, हमारे कोई अनफॉर्चुनेटली कोई नेगेटिव चैलेंजेस देखने को नहीं मिले। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के भी ये रिकमेंडेशन आए, इन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने इवेंचुअली एक्सेप्ट किया। और 1 नवंबर 1956 में फिर ये स्थिति थी कि इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करी। तो ऐसे हमारी रीऑर्गेनाइजेशन की जर्नी इनिशियल टाइम्स में रही, पर इसके बावजूद भी कई जगह पे एक्सेप्शंस थे। नेक्स्ट वीडियो में उन एक्सेप्शंस को अब हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।